हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं बेटा सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस की। देखो क्या होता है कि हमें बहुत सारे लिक्विड्स के अंदर गैस डिसॉल्व करनी पड़ती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या डिसॉल्व करते हैं, CO2 गैस डिसॉल्व करते हैं ताकि वो खराब ना हो। आप कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को ओपन करते हो तो वहां से गैस बाहर निकलती है ना। तो वो जो गैस है वो कितनी डिसॉल्व हो रही है, अब उसका मास तो नहीं ले सकते क्योंकि वो तो बहुत ही कम अमाउंट में है, ठीक है। तो हम उनका क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। तो अगर तुम्हें सोलिबिलिटी ऑफ गैस बतानी पड़ जाए ना तो आप कैसे बताओगे कि भाई हमने कितना वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम किस में लेंगे, सीसी में, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। इसकी फुल फॉर्म है सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट। अब यहां पर आपको क्या क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम बोतल को ओपन कर रहे थे तो गैस बाहर निकल रही थी ना, इसका मतलब गैस की सोलिबिलिटी के ऊपर प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। देखो जब हम सॉलिड की बात कर रहे थे ना तो सॉलिड वाले केस में प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, मतलब यही बोल सकते हो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा और प्रेशर भी टू मेक इट सैचुरेटेड। यहाँ तक समझा गया, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू मेक इट सैचुरेटेड इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस। अब बात आती है कि ये जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर तो वही रहेगा, नेचर। तो नेचर में क्या कहोगे कि सॉलिबिलिटी किसके ऊपर काम करती है, लाइक डिसॉल्व्ड लाइक। बता रखा है कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर है नॉन पोलर में। तो अगर इसके लिए एग्जांपल देते हैं तो बताओ, जो वाटर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी या ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी या फिर हाइड्रोक्लोरिक गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। तो तुम यहाँ पर क्या देखोगे कि वाटर तो पोलर नेचर का होता है, ये तो आयंस बनाता है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या हो गए, नॉन पोलर। आयंस किसमें बनते हैं, HCl के अंदर। तो तुम क्या बताओगे कि जी इन दोनों गैसेस से HCl गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी किसके अंदर है, वाटर के अंदर। एक बात समझ आ गई। दूसरा टेम्परेचर। तो देखो क्या होता है कि गैसेस क्या होती हैं जिनके पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और पहले ही भागम भाग रहते हैं। अगर तुमने यहाँ पर और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन से ही बाहर निकल जाएंगे। तो यहां से तुम क्या देख रहे हो कि जी टेम्परेचर बढ़ाने पर तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो यहां पर सीधे सीधे बोल देना कि जी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस बिकॉज solubility of gas in liquid is an exothermic process। जो solubility of gas होता है वो क्या होता है, exothermic process होता है। तो ली चैटरल के प्रिंसिपल के अनुसार टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, ये जो solubility है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि on increasing temperature the particles of gas gain kinetic energy and escape from the solution। हो जाएगा इतना। इससे अगले वाला होता है प्रेशर। तो तुमने देखा होगा कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी आती है, इंक्रीज हो जाती है। तो किसी भी लिक्विड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर लगने वाले प्रेशर के ऊपर। तो इसी बात को हेनरी ने कैसे बताया, हेनरी ने बोला कि द अमाउंट ऑफ गैस dissolved in any liquid is directly proportional to the pressure applied on it। यहां तक समझ में आ गया ना, है ना। The partial pressure by a gas is directly proportional to the mole fraction of the gas। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट आता है उसको क्या बोलते हैं, हमें हेनरी कांस्टेंट। तो बोल सकते हो द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द हेनरी लॉ इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। या फिर तुम्हें किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करते हो तो सभी का एक ही मेथड बता रखा है कि उसके साथ जो भी टर्म है उसकी वैल्यू क्या ले लोगे, 1, ठीक है। तो जो KH है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के इक्वल आ जाएगा।
आगे बात समझे यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है कि जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केएच, कि पर्टिकुलर गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पर्टिकुलर गैस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ केएच। दूसरी बात क्या आ जाएगी कि डिफरेंट गैसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट गैसेस हैविंग ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ केएच। अब मेन पॉइंट इसमें आता है क्या कि ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ केएच solubility ऑफ गैस डिक्रीजेस। ठीक है, जिस गैस के लिए जितनी ज्यादा केएच की वैल्यू होगी तो सीधी सी बात है इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ केएच solubility ऑफ गैस डिक्रीजेस। एक चीज और थी जिसको बढ़ाने पर solubility डिक्रीज हो रही थी, वो क्या था, टेम्परेचर। इसका मतलब है इसके बढ़ने पर भी solubility कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ने पर भी solubility कम हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगी, केएच की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि जो हेनरी लॉ है उसकी लिमिटेशन क्या क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में क्या बता दोगे कि ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब हम हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रखते हैं। ठीक है, अगर किसी भी मिक्सर के अंदर गैसेस रिएक्शन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेती हैं तो हेनरी लॉ नहीं होगा लगेगा, मतलब एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे भाई सीधी सी बात है, तुमने कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 डिसॉल्व कर रहे थे, अगर वो CO2 गैस जाके उसे लिक्विड के साथ रिएक्शन ही कर लेती है तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि जी हम वापस से प्रेशर डिक्रीज करते हैं, क्योंकि उसने तो नए कंपाउंड की फॉर्मेशन कर ली। तो यहां पर क्या होना चाहिए कि एक तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए और दूसरा टेम्परेचर हाई रहना चाहिए और प्रेशर लो रहना चाहिए। यहां तक कर लोगे। इससे अगली वाली क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में क्या देखोगे, सबसे पहला तो फूड प्रोडक्ट के अंदर इसको यूज करते हैं। फूड प्रोडक्ट में जैसे कि भाई आप चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप कर रहे हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वाली बात चल रही है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 गैस मिला रहे हो तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर इंक्रीज करके उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा CO2 डिसॉल्व करनी पड़ती है। लेकिन इतनी मत कर देना कि उस बोतल्स के अंदर अगर मान लो अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा होगी तो वो अंदर से प्रेशर लगा के वो बोतल ही ब्रेस्ट फट ना जाए, है ना। तो एक तो फूड प्रोडक्ट के अंदर इसको यूज करते हैं। दूसरा जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है सी डाइवर्स, इसको यूज करते हैं। देखो सी डाइवर्स में क्या बोलते हो तुम्हें, क्योंकि पीछे एक सिलेंडर होता है, जब वो समुद्र में छलांग लगाते हैं तो अगर उस सिलेंडर के अंदर गैसेस की बात की जाए तो एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ साथ हमें उसके अंदर एक हीलियम गैस भी फिल करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होता है कि अगर तुमने उस सिलेंडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भर दी तो जैसे जैसे तुम उसके अंदर सी के अंदर नीचे जाते जाओगे तो पानी का प्रेशर आपके ऊपर इंक्रीज होगा। अब पानी का प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन गैस तो मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही तुम उस पानी से बाहर निकलते हो तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये जो डिसॉल्व्ड फॉर्म थी नाइट्रोजन की वो क्या करेगी, अंदर से प्रेशर लगाएगी। तो यहां पर तुम्हें क्या हो जाएगा, एक तो जो बैंड्स मतलब जो शरीर है आपका वो अकड़ जाता है और वहां पर बैंड मतलब सीधी सी बात है हाथ पैर मुड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। ठीक है, अगर ज्यादा फॉर्म में नाइट्रोजन गैस फिलअप हो गई तो जो अंदर की जो सेल्स होती हैं वो भी ब्रस्ट फट सकती हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हीलियम गैस को भी मिक्स कर देते हैं, जिसके अंदर तुम्हारे पास है लगभग 12% के आसपास हीलियम हो जाएगी, 57% के पास नाइट्रोजन और 32% के आसपास क्या ले लेते हैं, हमें ऑक्सीजन गैस को ले लेते हैं। एक इससे अगले वाले में आता है जो लोग हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं,
जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि पहाड़ों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है एज कंपेरिजन टू ग्राउंड लेवल पर। अब वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम है तो हमें क्या होती है, वहां पर ऑक्सीजन गैस कम अमाउंट में मिल पाती है, तो हमारे दिमाग को भी क्या मिलेगी, कम ऑक्सीजन मिलेगी। तो जो लोग पहाड़ों के ऊपर रहते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा थका सा महसूस करते हैं, या फिर उनके काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और साथ साथ सोचने की शक्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको बोलते हैं एनोक्सिया डिजीज। कर लोगे इतना, ठीक है। तो ये था आपका हेनरी लॉ के बारे में। तो इससे अगली वाली वीडियो में हम आपको करवाएंगे रॉबर्ट्स लॉ के।